हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हुए हैं एक जबरदस्त सीरीज मैथमेटिक्स के ऊपर, खासकर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट स्टूडेंट्स के लिए। जिन भी बच्चों को लगता है 10 बाय 10 मार्क्स मैथमेटिक्स में नहीं आ सकते, उनके लिए सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस सीरीज को प्रेजेंट किया हुआ है। एक वीडियो में एक चैप्टर को कवर किया हुआ है। एक चैप्टर के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, उन सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन फॉर्मेट में ही समझाया हुआ है। अब जिन लोगों को मैथमेटिक्स आता है और जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता है, दोनों के लिए यह सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे सर है, इनका नाम है वकी सर। ये मैथमेटिक्स में बड़े एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं। और दोस्तों, इनकी क्वालिफिकेशन है एमटेक एनआईटी श्रीनगर से किया हुआ है। गेट भी 2 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। ये एक्सपीरियंस अपना आप शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए अब आप इनकी आवाज में इनका लेक्चर सुनिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं वकील इस्लाम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने आपके लिए एक स्टेप लिया है। हम आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। यानी हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा जो तरीका ये रहेगा कि हम क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे। कुछ 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस लेंगे हर एक टॉपिक में से, और यहाँ पर अभी लीनियर इक्वेशन के टॉपिक में से, और उन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए से अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी ये अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए से अपनी प्रिपरेशन को लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बल्कि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आपके बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रहेगा, इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और एंड पे हमने होमवर्क असाइनमेंट, और जिसका आप कमेंट सेक्शन में भी फिर आंसर दे सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, Which of the following is our linear equation? ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, इक्वेशंस बहुत सारी होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, लेकिन हर एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाता। एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होता है। इस तरह से मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूं। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म ये है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप देखोगे हमारे पास ax बी वाई सी है। अब मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। देखिए, चूंकि हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं यहां पे, इसलिए मैं 2 वेरिएबल्स ही लिया। ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म है ये। अब यहां पर क्या क्या है, ये आप देख रहे हो x, ये आपका एक वेरिएबल है, ये y आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद x से पहले a है। आप देखेंगे ये a जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उस तरह से। तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से इस b को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। और ये जो c यहां पर है, ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कोई वैल्यू होगा, 4 होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू होगा, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और अगर यहां पर आप वेरिएबल्स की ओर नजर दौड़ाओगे तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि वेरिएबल्स का पावर जो है वो 1 है। देखो, x के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर वेरिएबल के ऊपर नहीं होती है, हम कहते हैं उसका पावर 1 है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से y का भी यहां पर पावर 1 है। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन, यानी जितने सारे वेरिएबल्स इसमें होंगे, सब वेरिएबल्स का पावर 1 ही होगा। ठीक, अब यहां की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है।
आप देखो पहला ऑप्शन, या तो आप ये देख सकते हो कि इस फॉर्म में है, लेकिन यहां पर इसने कहा जनरल लीनियर इक्वेशन, इसने नहीं कहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो हो सकता है यहां पर z भी पूछा गया, z भी पूछा जाए कहीं पर, तो उस केस में ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, तो आप जनरली डायरेक्टली चेक करो कि पावर क्या है। अब देखो यहां पर x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है। आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर ने बोला कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसके वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो आप खटक करके इसको दोगे कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान रखना है ये 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है, और जब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होगा उसके ऊपर का जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब इसका टोटल पावर जो है ना वो 2 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से x² + 2y²। फिर से एक और बात आ गई, आप देखो यहाँ पर x² है तो आप ये डायरेक्टली कह दोगे कि वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो x के ऊपर पावर 1 है, चलो एक वेरिएबल ने तो सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, दूसरे वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है। अब ये जनरल फॉर्म में तो नहीं दी गई है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो क्या है ये, तो बताओ ज़रा। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर से एक बार आपको फंसा दिया जा रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि शायद ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। लेकिन अगर आप ध्यान से गौर से इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो ठीक है, इसका पावर 1 है, ये तो हमें समझ आ गई बात, लेकिन इसका पावर 1 नहीं है क्योंकि ये डिवाइड में है। इसका पावर हम लिख सकते हैं 4, अगर कोई टर्म डिवाइड में होती है, फॉर एग्जांपल 1/y है, आप उसको लिख सकते हो। जब आप उसको ऊपर चढ़ाते हैं तो आपका पावर माइनस हो जाता है, तो इसका पावर आ जाएगा y⁻⁻1। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आई होप आप ये आराम से पहचानेंगे आज के बाद कि कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है, आपको लीनियर इक्वेशन, चूंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y, p और q, कोई भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालें, यानी x और y का वैल्यू निकालें, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर आपके पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल्स 2 है, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये बात समझाएगी, इसीलिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमारे पास बताया जा रहा है कि ये बताओ इसका एक सॉल्यूशन है, क्या इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है, या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो हम ये कैसे चेक करते हैं? देखिए, लीनियर इक्वेशन को आप ये पता होनी चाहिए कि ग्राफिकली जो लीनियर इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक स्ट्रेट लाइन को। याद रखना ये बात, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक, अब 2 लीनियर इक्वेशंस है तो इसका मतलब ये 2 स्ट्रेट लाइंस होंगी। अब मैं एक जनरल चीज आपको बताता हूं, अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c = 0 और दूसरी है a2x + b2y + c = 0, सॉरी c1 और c2 लिखते हैं। अगर आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो ये आप कैसे चेक कर लोगे? तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपने a1/a2 का प्रोडक्ट लेना है। अगर वो बराबर हुआ b1/b2 के प्रोडक्ट को, और अगर वो बराबर हुआ c1/c2 के प्रोडक्ट को, तो इस केस में जो आपकी लीनियर इक्वेशन है उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अरे समझ में आ रही है बात? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस,
इन्फिनाइट सोल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। और मैंने चूंकि कहा आपको लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली। इसका मतलब हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब ग्राफिकली ये जो दो लाइंस होंगी ये कोइंसिडेंट होगी। अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये एक लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों की कोइंसिडेंट होगी, ये एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये हर जगह मीट कर रही होंगी। लीनियर इक्वेशन में का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सॉल्यूशन होता है जब ये लीनियर इक्वेशंस मिलती है। ये जो इक्वेशंस दो, इनके जो दो लाइन्स हैं, ये जब ग्राफिकली हम देखते हैं जब ये मिलती है। मैंने कहा जब इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये इन्फिनाइटली मिलेंगे, ये हर जगह कोइंसिडेंट होंगे, या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं ये एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। अब दूसरा केस है, अगर a1/a2, ये a1 a2 समझ रहे हैं, ये इसके कोएफिशिएंट्स है, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं ये पैरेलल होंगी। आपने सुना है कि पैरेलल लाइंस कभी मीट करती है? नहीं करती है ना। जब वो मीट ही नहीं करेंगे कभी, तो वो क्या उनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा लीनियर इक्वेशंस जब मीट करती है दो लाइंस तब उसका सॉल्यूशन होता है। जब ये कहीं मीट ही नहीं कर रही तो इनका कैसे सॉल्यूशन होगा? तो ये याद रखने की चीज़ है। और तीसरा केस जिसमें हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सिंपली जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो उस वक्त इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन का मतलब x और y का वैल्यू, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं आना। सॉल्यूशन का मतलब x और y का वैल्यू। इसका मतलब अगर एक लाइन ऐसे आ गई, दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी। ये लाइन समझ रहे हो कहाँ आएगी? ये x और y के एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, x और y के एक्सिस में जब ये लाइन दो डालेंगे हम, तो एक पॉइंट पे मिलेंगी। इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू होगा, x और y वैल्यू होगा, तो यहाँ पर वो वैल्यू हमें पता चलेगा। वो 2 3 हो सकता है, 3 -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अब बहुत आराम से ये डिस्क्रिप्शन समझने के लिए आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब इसका a1 देख लो, 7/14 क्या आता है? 7 1 7, 7 2 14, a1/a1 यहाँ तक ये मैं कर रहा हूँ। तो ये आ गया a1/a2 क्या आ गया? 1/2। उसके बाद 3 1 3, 3 2 6, ये भी आ गया 1/2। उसके बाद 5/6, इसका मतलब 5/6 1/2 के बराबर नहीं होता, 5/6 1/2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड व्हेन दिस इज द केस देन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशंस, सो दिस इज अ नो सॉल्यूशन केस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको सिखाई, ये जहन में रखकर ये आप आराम से कर सकते हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिलो इंटरसेक्ट एट, अभी कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है फिर से चेक कर लो। a1/a2, तो a1 क्या है? 6 और a2 क्या है? 12, तो हो गया 1/2। उसके बाद ये है -2 और -8, तो माइनस माइनस कैंसल, 2 1 2, 2 4 8। क्या 1/2 1/4 के बराबर होता है? नहीं होता। और जब ये केस होता है, कौन सा केस? जो अभी मैंने कहा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तभी एक पॉइंट पर मीट करते हैं। समझ में आई ये बात? ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, तो 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ, फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने लंबा खींचा, लेकिन अब आप कोई भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जिन बच्चों को आता है
वो सोच रहे तो अरे सर ये क्या इतना छोटी छोटी चीज़ बातें बता रहा है, तो वो वहाँ पर जो है तेज़ भी चला सकते हैं वीडियो को, लेकिन वही छोटी छोटी बातें आपकी जो है बिल्डिंग बनाती हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये बोल रहे हैं के का वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर इसने कोएफिशिएंट के रखा है, इसका मतलब है ये के ढूंढना है। किस केस में? किस केस ये है कि इसके इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। याद करो इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब a1 बाई a2 क्या है 1 बाई 3 इज इक्वल टू b1 बाई b2 क्या है k डिवाइड बाई -9। आप ये दो लेकर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए समझा रहा हूँ। और c1 बाई c2 आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे जनरल फॉर्म है तो ये c यहाँ से होता है तो ये सर डायरेक्ट क्यों ले रहा है। देखो अगर इक्वलिटी के बाद दोनों इक्वेशंस में उस साइड लिया है होगा इसने, तो आप कोई मसला नहीं, आप डायरेक्टली 8/24 में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, एक में आप लेफ्ट साइड लाओगे जनरल फॉर्म लाओगे, दूसरे में आप जो है उस साइड ले जाओगे, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए 1/3, क्योंकि इन्फिनाइट सोल्यूशन तो आ गया 1/3। बात यही समझ, तो इन दो को सोल्व करते हैं आप। तो सोल्व कैसे करेंगे? ये ऊपर जाएगा तो -9 बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3 है और ऊपर k है। सो k किसके बराबर निकला? 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। सो k इज इक्वल टू -3। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सॉल्यूशन की बात है। अब हम उस पॉइंट पे पहुंचे कि जब हमें अब सॉल्यूशन निकालना है, अब हमें सीधे सॉल्यूशन निकालना है। देखिए मेथड्स बहुत सारे निकालने के, लेकिन हम इस वक्त जो है एकेडमिक नहीं पढ़ रहे हैं, 10th के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम एक एक मेथड हमें बस ये देखना है कि हमें क्वेश्चन आ जाए उसका सोल्व हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया गया दो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा है। तो लिख लिया आपने दोनों इक्वेशन। अब आप सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपको x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। एक मेथड इसमें यह है कि आप डायरेक्टली x को पुट करो और y को पुट करो और देख लो अगर ये दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी xy डालो, इसमें भी xy डालो, तो इसका मतलब आप ये सेटिस्फाई हो रहा है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे मसले हैं। पहला मसला ये है अगर ऐसा आ गया, देखो 19 बाई, ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, पहली बात। दूसरा मसला ये हो सकता है आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो एंड पे होगा, तो आप ये करते करते आपके कितने ट्राइज मारने हैं, पहले इस वाले इक्वेशन में फिर इस वाले इक्वेशन में, हो गए 2 2 2 4 2 6 ट्राइज के बाद आपको सोल्यूशन समझ में आएगा ये सोल्यूशन है, तो एक टाइम कंज्यूमिंग है। बेटर है हम डायरेक्टली सोल्यूशन ही देख लें कैसे सोल्यूशन को निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजीली हम कर लेंगे, ठीक है। करना क्या है, y का जो कोफिशिएंट है इसको x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस करना है। ये क्रॉस क्या आ गया -3, इसका जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है। सो इसका ये हो गया 1 × -3 हो गया -3। ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में याद रखना जब आप पहला इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसका कोफिशिएंट इस x का y के साथ मल्टीप्लाई, तो इस टाइम में आप माइनस बीच में डाल दोगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 1 जार 2 और बीच में माइनस। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने x से लिया था। पहला क्या है x, तो इसमें यहाँ पर x लिख लो इज इक्वल टू। अब दूसरा क्रॉस, ये पहला क्रॉस था, पहला क्रॉस यहाँ से जाएगा इसको, यहाँ से जाएगा इसके साथ, और दूसरा क्रॉस इस 3 से क्रॉस जाएगा इस 15 को, 3 5 जार 15, साइन देखना 3 5 जार 15 यानी -15, बीच में माइनस आएगा, उसके बाद इसको इसके साथ क्रॉस 4, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 1 जार 4, 4। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -5x इज इक्वल टू -19। सो x इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस कैंसल, 19/5 प्लस 19/5। अब देखो यहाँ पर 19/5 x में है कहीं, हाँ देखो डायरेक्टली x में 19/5 है। इसका मतलब हम अब देखो किसी और ऑप्शन में 19/5 नहीं है। अब अगर किसी और ऑप्शन में होता तो दूसरा आपने क्या करना है, अब आप किसी इक्वेशन में डालोगे इसको, जैसे इस इक्वेशन में डालते हैं, क्या है ये 19/5 प्लस y, x पता चल गई ना 19/5, अब y प्लस y
इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये 5 है यहाँ पे, 5 5 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया कितना होगा ये, हाँ 6/5। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कैसी किया हमने ये? हाँ फिर से देख लो, ये यहाँ से 3 से गया, इसके साथ मल्टीप्लाई तो -3 आ गया, बीच में माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 1 2, सो 2 आ गया, साथ में लिख लो x। अब ये ही 3 से स्टार्ट और करो, ये इसके ऊपर 5 3 15, तो -15 आ जाएगा, बीच में माइनस और 4 1 4, तो जो यहाँ आएगा इसको सॉल्व करो, आपको x मिलेगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में कभी कभी बताया जाएगा, ये दिया ना आपने आपको 2 इक्वेशंस, फिर बताया जाएगा फाइंड x + y, तो x + y आप ऑप्शंस में से चूज नहीं कर सकते थे, फिर आप x डालना था, y डालना था, प्लस करना था, या x - y या कुछ भी हो सकता, 2x - 2y, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और अच्छा क्वेश्चन है जो आपको जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। A line y is equal to 4, a line y is equal to 4 is, एक लाइन है y equal to 4, आपको यहां से समझना होगा। y equal to 4 जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पासेस थ्रू ओरिजिन होगी, क्या 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 होगा यहाँ पे? तो देखो याद रखना, जब इस तरह से है, जब इस तरह मसला है, तो इस केस में y किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसका मतलब हो गया y हर एक केस में 4 के बराबर है, चाहे x का कुछ भी वैल्यू हो, y 4 है। y क्या है, अब ये x एक्सिस रही आपकी, ये क्या रही, y एक्सिस रही, इसमें अब 1 जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ और 4 जाओ। अब बताओ y4 कहाँ पे, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव y होता है, -1 -2 -3 ये हमारा ओरिजिन होता है, ये 1 2 3 और इस तरह से ये -1 -2 -3। अब y = 4 मीन्स y यहाँ पे है, x नहीं पता है ना क्या है, तो इसका मतलब y हर वक्त 4 होगा, क्योंकि लाइन की बात कर रहा है, पॉइंट की बात नहीं कर रहा, लाइन की बात कर रहा है। इसका मतलब y हर केस में 4 है, तो ये इस तरह से लाइन आएगी, इस तरह से लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ भी y4, यहाँ भी y4, यहाँ भी y4, यहाँ भी y4, y को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब x यहाँ जाओ या x यहाँ जाओ, y तो इतना ही है, कितना है, 4 दूर है, तो किसके पैरेलल आ रहा है, ये x एक्सिस के पैरेलल है ये, सो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, कितनी दूरी पे, 4 डिस्टेंस की दूरी पे। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, जब ऐसा कहा जाए y = समथिंग या x = समथिंग, वो पैरेलल y के नहीं होगा, वो पैरेलल x के होगा। ठीक है, और ओरिजिन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 4 पे है, तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर देखो, ये एक कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, 2 इक्वेशंस हैं और आपसे पूछा जा रहा है बताओ x और y क्या होगा। तो अगर आप देखो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतनी बड़ी इक्वेशन, इतनी खतरनाक इक्वेशन, इसको हम कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो याद रखना कि जब भी दोनों इक्वेशंस के राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म होगी वो दोनों में 0 होगी, क्या होगी, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में दोनों जो आएंगे, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्टली x भी 0 और y भी 0। समझ में आ रही है बात? कभी ऐसा खतरनाक आपको दिखने का रूट है, अंडर रूट है, डिवाइड, मेरे यार मर गए, लेकिन मरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, अब ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स जितने आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो हो गए। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक बार वर्ड प्रॉब्लम बन गई आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन मैंने पहले ही दिखाया कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो ये बता रहा है फाइंड देम, तो जिनकी ये बात कर रहा है ना उनको वेरिएबल्स में ले लो। तो आप चूंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं, आप कहोगे चलो मानते हैं एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। चूंकि डिफरेंस की बात कर रहा है इसलिए आपको ये स्पेसिफाई ज़रूरी करना है
कि बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। मानते हैं ये वाला नंबर जो बड़ा है, लार्जर, और ये क्या हो गया, स्मॉलर। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से आएगा, डिफरेंस आ जाएगी ऐसे ही, क्योंकि बड़े में से तो छोटा माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस किया तो कितना आ गया 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर है कौन सा होगा लेफ्ट साइड में, y 3 टाइम्स द अदर। x छोटा है, x को जब हम 3 दफा करते हैं तो y आ जाता है। तो आपके ये दो आ गए, यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस वाले केस में आपको वो करने की ज़रूरत नहीं जो हमने अभी मेथड लगाया था। इवन तो वो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, फिर इसको y माइनस 3x लिखना है इक्वल टू 0। अब जब ये कर लोगे आप तो ये सॉल्व होगा, लेकिन जब कांस्टेंट टर्म एक में है ही नहीं तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्यों, आप ये y डायरेक्टली डाल सकते हो दूसरी इक्वेशन में, y इक्वल टू 3x, ये इस जगह डाल दो। इवन तो उस कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना, उससे भी आप ट्राई कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो वाली टर्म है नहीं। y इक्वल 3x, ये आ गया 3x माइनस x, y की जगह मैंने लिखा 3x, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, सो 2x इज इक्वल टू 26, सो x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, सो x आ गया 13। x कितना आ गया 13। तब x के कहाँ पर 13 है, x यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो इसने क्या फिर बाद में कहा था, y इज इक्वल टू अदर नंबर 3 गुना है किससे, x से, 3 इंटू 13, एंड दैट इज इक्वल टू 39। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी बड़ी आसान प्रॉब्लम है, ये आप खुद कर लोगे। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा करना क्या है। देखिए, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर अब देखो, फ्रैक्शन जो होती है x डिवाइड बाई वाई में होती है, p बाई क्यू में होती है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। तो मान लेते हैं मेरी फ्रैक्शन x बाई वाई है, x मेरा न्यूमरेटर है, y मेरा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब x ढूंढना है, y ढूंढना है, किसके बराबर है वो मुझे पता नहीं है, ये मुझे ढूंढना है। अभी क्या बता रहा है, ये बता रही है ये जो फ्रैक्शन आपने चुन ली ना, तो ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है जब आप दोनों को ऐड करते हो 2। तो आप दोनों को ऐड कर लेते हो 2, दैट मीन्स x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। देखिए यहाँ पर एक समस्या है, प्रॉब्लम एक है, आपको ये लग ही नहीं रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, इसको आपने थोड़ा सा सोल्व करना है। क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 11 इंटू एक्स हो गया 11x, 11 इंटू 2 हो गया 22, इस तरह से 9 इंटू वाई हो गया 9y, 9 इंटू 2 हो गया 18, 11x माइनस 9y, ये 22 उस साइड ले लो, ये 9y यहाँ आया, ये 22 इस साइड आया। तो जब आप कोई इक्वलिटी से राइट साइड या लेफ्ट साइड लेते हो तो साइन चेंज हो जाती है, तो आ जाएगा 18 माइनस 22, सो बन गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आपकी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, इस तरह से आप दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हो। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, वो ये दिया है, एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6 कब, जब 3 ऐड किया जाता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, जब 3 ऐड दोनों को कर रहा हूँ, यानी x प्लस 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है 5/6। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक इक्वेशन बनेगी आपको। जब वो दूसरी वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आप उसको उस कॉन्सेप्ट से, किस कॉन्सेप्ट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लोगे और मुझे बताओगे कि क्या रिजल्ट आया आपका। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका x और y का वैल्यू आया, अब x y किस फॉर्म में है, x डिवाइड बाई आपको फ्रैक्शन मिलेगी। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक जो x ऊपर x का वैल्यू होगा, नीचे y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है इसमें, और ये आपके कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है, ये आप कर लोगे और कमेंट में आप इसका आंसर बताओगे कि क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो इस तरह से लेक्चर्स आते रहेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आप वॉच करते रहें। थैंक यू।